This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 16 सितंबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 तिक्तरस शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। क्लेदमेदो वसामज्ज लसिका पूय स्वेद मूत्र पुरुष पित्त श्लेष्म उपशोषणा तरीकेनचित् यहाँ कथितं यत् प्रमेहे अयं दोषविशेषाच्च वर्तते इति क्लेदमेद वसामज्ज लसिका इमानि सर्वाणि तत्र प्रमेहे दोषरूपेण वर्तन्ते। भवतु नाम किन्तु मूत्र पुरुष पित्त कफ एतेषामपि निर्देशः एवं स्वेदश्च निर्देशः अत्र दृश्यते। एतेषां सर्वेषामपि उपशोषणः तिक्ततो रसः इति तत्र अवधेयम्। रुक्षः शीतो लघुश्च एवं च एते गुणाः तेन साकं वर्तन्ते तिक्तरसेन साकं वर्तन्ते। तर्हि यानि तिक्तरसानि द्रव्याणि तानि रुक्षाणि शीतानि लघूनि च भवन्ति। स एवं गुणोऽपि एक एव अत्यर्थम् उपयुज्यमानो रोक्षात् विशद स्वभावत्वाच्च रसोद्धिरमांसमेदो अस्ति मज्जशुक्र। तो ये इस प्रकार का इन गुणों का होने के बावजूद भी अगर अत्यर्थम उपयुज्यमान बहुत ही प्रमाण में उसका प्रयोग किया जाता है, सेवन किया जाता है, तो अभी कुछ लोग इस प्रकार से देखते हैं कि कड़वा रस बहुत अच्छा होता है, इस प्रकार से नींबू पत्र का रस लेना या फिर गुड़ची का लेना या फिर कुमारी रस इस प्रकार से ले लेना और हर रोज एक एक कप इतना लेते रहते हैं और महीनों महीनों तक लेते रहते हैं, ऐसा है। तो ये वास्तव में इस प्रकार से अपेक्षित नहीं है। हफ्ते में 2-3 बार करेला की सब्जी या मेथी की सब्जी खाएंगे और वैसे हल्दी वगैरह जो थोड़े तिक्त रसात्मक द्रव्य है उनका प्रयोग करते रहेंगे तो भी ठीक है, या मेथी दाना डालना सब्जी में, इसमें सब्जी में या दाल में, ये एक बात हो सकती है। लेकिन उसका अगर बहुत ही ज्यादा सेवन इस प्रकार का हो जाए तो रौक्ष खरद विष खर एंड विषद ये तीन जो गुण है, उसका स्वभाव है, उसके जरिए रस रुधिर मांसमेद अस्थि मज्ज शुक्र ये सभी जो धातु है शुक्राणी उपशोष है, उच्छोष है, तो उनका शोष इससे हो जाता है।
तो सभी धातुओं का शोष इस प्रकार के हो जाता है। स्रोतसां खरत्व उपादेय, और स्रोतस में खरत्व निर्माण करता है। बलमादत्य, तो उनसे बल छीन लेता है। इस प्रकार से कर्षयति, ग्लपयति, मोहयति, भ्रमयति, वदनम उपशोषयति। तो कर्षण, ग्लपन, मोह, भ्रम और वदन शोष, उपशोष, अपरांश वात विकारान उपजने, और भी वात विकार जो है उनको निर्माण करता है। तो अतिसंतर्पण जन्य अगर रोग है तो तिक्त रस एक अच्छा है, उसको उसका सेवन करना यह अच्छा है। लेकिन वात प्राधान्य अगर है, प्रमेह वाले भी बहुत सारे लोग तिक्त रस का सेवन करना है ऐसा सोचकर ज्यादा मात्रा में तिक्त रस लेते रहते हैं। और उसी हिसाब से मैंने सुना था कि शुगर कम करने के लिए 25 ग्राम मेथी हर रोज खानी है। ये बहुत ही बड़ी मात्रा है। और अगर संतर्पणोत्थ विकार है तो ही उसमें फायदा होगा। वात प्राधान्य अगर प्रमेह में है तो इससे नुकसान होगा, फायदा तो होगा ही नहीं, उल्टा नुकसान इस प्रकार का होगा। तो महेश संतर्पणम एवं कार्यम, ये जो चीज बताई गई है कि ऊर्ध्वम तथाधश्च मलेपनीते, एक बार शोधन हो जाए तो संतर्पण ही करना है। व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड बाय ग्लपयति कर्म? ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लपन और साध, इसमें क्या अंतर है। साध शायद मेरे ख्याल में एक अवयव से रिलेटेड हो सकता है, और ग्लपन पूरे शरीर में हो सकता है, ऐसा प्राइमा फेसिया भी लगता है। हाँ, टीकेमध्ये हर्षक्षयं करोति, टीकेमध्ये ग्लपयति हर्षक्षयं करोति, हर्षक्षयं करोति, ये टीका में दिया गया है। तो हर्ष का क्षय हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ऐसा शायद उसका अर्थ ले सके। ग्लपन हो जाता है, ग्लानि इस प्रकार के हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये शायद उसका अर्थ है। अपरांश वात विकारान उपजने, और अन्य भी वात विकार निर्माण इस प्रकार से करता है। कषाय रसः संशमनः, संग्राही, संधानकरः, पीडनः, रोपणः, शोषणः, स्तंभनः। तो शमन करने वाला, खास करके कफ और पित्त इन दोनों का शमन करने वाला। संग्राही, तो संग्राही है। इसमें एक ऐसा होता है कि कषाय, शीत, इस प्रकार के जो द्रव्य है वो वास्तव में भाव प्रकाश वगैरह में ग्राही और स्तंभन, इसमें अंतर किया है। और तो इसमें उष्ण वीर्यात्मक जो द्रव्य होंगे वो ग्राही इस प्रकार के होंगे, और जो शीत वीर्यात्मक है वो स्तंभन कहे जाएंगे। और उनकी अवस्थाएं अलग अलग इस प्रकार की बताई गई है। लेकिन फिर भी ये शब्द लूजली इस प्रकार से प्रयोग में आते रहते हैं, ऐसा थोडा सा दिखाई देता है। गुडवेल सुने रसायन सांगितले आणि शरीराला सामावस्थित ठेवणारे सांगितले, ये अपवाद स्वरूप है। यहाँ से हमें जो सिस्टम आयुर्वेद में बताई गई है वो जनरल से स्पेशल इस प्रकार कि तिक्त रस इन जनरल किस प्रकार से काम करने वाला है, और उसमें से गुरुची कैसे काम करेगी, निम्ब कैसे काम करेगा, या और कुछ द्रव्य है वो कैसे काम करेगी, अलग अलग बात होगी। लेकिन ये अपवाद है, गुरुच जो है वो अपवाद है, और इसीलिए गुरुची का ज्यादा महत्व है कि वो तिक्त रसात्मक होकर भी वात का शमन करने वाली या फिर रसायन इस प्रकार का काम करने वाले, उसका प्रभाव इस प्रकार का बताया गया है। ग्लपन, ग्लानि, मनाशी संबंधित, अवसाद, अवयवाशी संबंधित।
शायद मन से संबंधित होगा। अगर ये हर्षणा भाव इस प्रकार का पता नहीं है तो शायद मन से संबंध लेना ज्यादा बेहतर इसके साथ। संधान कर रहा तो कषाय रस संधान करने वाला इस प्रकार का है। पीड़न, हाँ, तो जब व्रणशोथ वगैरह इन अवस्था में पीड़न करने की जरूरत है तो उसमें कषाय रस काम में लाया जाता है। रोपण, रोपण भी करता है, शोषण, शोषण भी करता है, स्तंभन, और स्तंभन भी करता है। जैसे मैंने कहा कि ग्राही और स्तंभन इसमें अंतर है, और ये शायद अगले वाले ग्रंथों में इसके बारे में ज्यादा बहस हुई। चरक सुश्रुत वाग्भट में दोनों शब्दों का इस्तेमाल विभिन्न तरीके से किया गया है, और जिसको भावप्रकाश वगैरह ग्राही बोलते हैं, स्तंभन बोलते हैं, उनका यहाँ पे निर्देश ग्राही इस प्रकार से भी आया। श्लेष्म रक्त पित्त प्रशमन, तो कफ पित्त रक्त इनका प्रशमन करने वाला इस प्रकार का है। शरीर क्लेदस्य उपयोक्ता, शरीर में जो क्लेद है उसका उपयोग करने वाला या उसका ग्रहण करने वाला। रूक्षा शीता अलघुश्च, रूक्ष शीत और अलघु है। साक्षात गुरु भी नहीं बताया, एक्चुअली पृथ्वी तत्व भी है उसमें और वायु तत्व भी है, तो शायद पृथ्वी तत्व होने के कारण वायु तत्व बैलेंस हो गया, और ये लघु भी नहीं रहा और गुरु भी नहीं रहा, अलघु इस प्रकार का हो गया। स एवं गुणों एक एव अत्यर्थम उपयुज्यमानः आस्यं शोषयेत्, तो ये इन गुणों के होने के बावजूद अगर उसी का ज्यादा सेवन हो जाता है तो आस्य शोष होता है, मुख शोष। हृदय पीड़यति, हृदय में पीड़ा निर्माण होते हैं। उदरम आत्मापये, उदर में आत्मान इस प्रकार का हो जाता है। ये शिंबी जाति जो है ये सभी कषायानुरस इस प्रकार की है, और ये आत्मान विबंध इस प्रकार की करने वाली है। तो स्नेहाढ्या बलिवीर योग्या विशेषा शिंबी जाते यहाँ स्नेहाढ्य करके उनका प्रयोग करना है, ये इसके लिए ये आत्मान निर्माण करता है। वाचन निगृन्नाथ, तो वाचा स्तंभ इस प्रकार का हो जाता है, उसको रोक देते हैं। श्रोताओं से अवबदना, स्रोतोरोध इस प्रकार का निर्माण करता है कषाय। तो जहाँ स्रोतस विस्फार है वहां स्रोतस संकोच करने के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। शावत्व मापादे, ये भी एक अलग चीज है कि शावत्व निर्माण हो जाता है। तो कई मरीजों में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण शावत्व निर्माण हो जाता है, विशेषतः हाथ पैर या सर या मुख पे शावत्व आ जाता है, और ये काफी देखा जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से दिखाई देता है, और केमोथेरेपी के बाद भी इस प्रकार का शावत्व आ जाता है। वो शायद विष का परिणाम है, केमोथेरेपी एक विष है और उसके जरिए ये शावत्व आ जाता है। कषाय रस से जो शावत्व आएगा उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, और उसके साथ अन्य भी कुछ लक्षण होंगे। पुष्पों उपहंति, तो पुष्पों का नाश होता है। तो एक मधुर रस शुक्रवर्धक इस प्रकार का बताया गया है। जिनका विपाक मधुर है वो भी शुक्रवर्धक बताए गए हैं, लेकिन बाकी सभी रस प्रायः शुक्र की क्षति करने वाला, अर्थात उसमें अपवाद भी है, जैसे कि पलांडु या रसोन, ये कटु रसात्मक होने के बावजूद भी शुक्रवर्धक, या शुंठी पिप्पली कटु रस के होने के बावजूद भी शुक्रवर्धक इस प्रकार का है। तो विष्टभ्य जरांग गच्छति, विष्टुम्ब करके उनका पतन होता है। तो
मलावष्टंभ होने की शिकायत इसमें थोड़ी सी रहती है। एक आश्चर्य की बात है कि त्रिफला चूर्ण बहुत सारे लोग अवष्टंभ के लिए लेते रहते हैं, और उसमें हरित की जो है विशेषता अमल की भी अवष्टंभ दूर करने वाली है। कषाय रसात्मक होने के बावजूद भी हरित की विरेचन इस प्रकार की बताई गई है, तो ये एक अपवादभूत बताए गए हैं। लेकिन उस कषाय रस का थोड़ा थोड़ा तो परिणाम होता ही रहेगा तात्कालिक, यद्यपि मलानुलोमन हो जाता है, तथापि कषाय रस से स्तंभन की प्रक्रिया बनी रहती है और उसकी आदत पड़ जाती है। हरित की या त्रिफला की आदत पड़ जाती है, वो अगर नहीं लेंगे तो पेट साफ नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे लोगों में दिखाई देता है। तो उसमें एरंड स्नेह का भी ऐड किया है गंधर्व हरित की जैसे द्रव्यों में, ताकि ये बात नहीं रहे। नहीं तो कुछ स्नेहन अग्नि को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा। वातमूत्र पुरुष रेताओं से अवगृहणाति। वातमूत्र पुरुष और शुक्र इनका अवरोध इस प्रकार का करता है। तो ये शुक्र का इस प्रकार का अवरोध हो जाना एक तरीके से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। हस्तमैथुन की जिनमें आदत पड़ गई है, उनको एक मन को कंट्रोल करना है, ये एक अहम चीज है। और फिर शारीरिक स्तर पर अगर हम इस प्रकार का अवरोध कर सके, जैसे कि वंगभस्म है, तो इसमें त्रिफला काम में आ सकती है। और जायपत्री या जायफल बताया गया है कि शुक्र स्तंभन इस प्रकार का। मैं त्रिभाषा नाम का चूर्ण इस्तेमाल में लाता हूँ। त्रिफला को, जायफल को त्रिफला की भावना देनी है, और फिर उसका चूर्ण देते हैं तो उसका अच्छा परिणाम निकल आता है। और विरेचन भी नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, ये दोनों उद्देश्य साध्य हो जाते हैं। पुंस्त्वम उपहंति, हाँ, शुक्र नाश करतो की पौरुष पराक्रम नाश करतो, असा ही अर्थ करू शकतो का? पौरुष का मुझे नहीं लगता है। ये जहाँ पे अर्थ जो निकलता है वो लिबिडो या इम्पोर्टेंसी इस प्रकार का निर्माण करेगा। तो उसमें शारीरिक और मानसिक ये दोनों भाव होने चाहिए, विशेषतः शुक्रोत्सर्ग के लिए। तो कषाय रस से उसका भी स्तंभन इस प्रकार का हो जाएगा, तो वो बाहर निकलेगा नहीं, ये एक चीज हो सकती है। और जो अच्छे कषाय रस है उनको छोड़कर दूसरे कुछ कषाय रस का सेवन इस प्रकार का, बिंदी वगैरह इस प्रकार का सेवन किया जाए, तो शायद ये शुक्र को कम करने वाला, क्योंकि इसका विपाक कटु रहेगा और फिर शुक्र का नाश करने वाला इस प्रकार का हो। तो पराक्रम का शब्द का ही प्रयोग होता है इसमें। पौरुष और पराक्रम ये दोनों थोड़े अलग अलग रहेंगे। त्रिफला कैन यूज विद घी विद एंड हनी फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनल कैंसर, ऐसा तो नहीं बता सकते। शायद रसायन गुणधर्म है और अपान वायु में काम करता है, इसलिए सोचा होगा। तो रसायन के हिसाब से कुछ कार्य होगा। लेकिन त्रिफला मधुसर्पिभ्याम दक्षिण नेत्र बला ये सूत्र है, तो नेत्र बल के लिए त्रिफला रसायन के स्वरूप में अच्छी है। लेकिन कैंसर के लिए क्षीरवृत्ताभ्यास यही बेहतर है। अगर उसमें साथ में कॉन्स्टिपेशन है और उसके हिसाब से त्रिफला का प्रयोग करना है, तो थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा।
कषाय रस अपान वायूवर कार्य करून शुक्र स्तंभक होईल की डायरेक्ट शुक्रावर इफेक्ट करून? दोनों तरीके से कह सकते हैं। हाँ, अगर हम अपान काल में दे देंगे तो अपान वायु सीधा एक्शन होगी, सीधी एक्शन होगी। अगर आप में सोते वक्त इस प्रकार से देते हैं तो ऊर्ध्वजोत्र विकारेश ऐसा बताया गया है। अगर ये विचारों का परिणाम है हस्तमय तो शायद उसमें आपको सोते वक्त इस प्रकार का काम करेगा, लेकिन कहना मुश्किल इस प्रकार का है। तो अपान काल में देंगे तो अपान पर काम करेगा। फॉर यूजिंग त्रिफला एज अ रसायन फॉर नेत्र बल शुड द क्वांटिटी ऑफ हनी बी मोर देन। इसमें ऐसा है कि सम घृत मधु ये विषय बताया गया है। अब ये सम किस प्रकार से होगा, क्वांटिटेटिव या एक चम्मच एक चम्मच, या मध मध ज्यादा गुरु है तो बाय वेट ले लेंगे तो एक चम्मच घी के साथ आधा चम्मच या उससे भी कम मधु होगा। तो एक अहम चीज है। और जब ये ग्रंथकार ही बताते हैं कि त्रिफला मधु त्रिफला, तो इसका मतलब है कि उसके साथ में त्रिफला है तो ये समभाग ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहते हैं। अगर कफ पित्त शमन करना चाहते हैं तो मधु ज्यादा और घृत कम। अगर पित्त कफ शमन करना चाहते हैं तो घृत ज्यादा और मधु कम। ऐसा भी करना है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है इसके बारे में। तो ये दोनों मिला के ये त्रिदोष शामक हो जाता है, क्योंकि शहद जो है, मध जो है वो वात को प्रकोप करने वाला और घृत वात का शमन करने वाला इस प्रकार का। तो बेसिकली दोनों पित्त और कफ का शमन करने वाले हैं, तो ये बेसिकली त्रिदोष शामक किंतु कफ पित्त शामक उसमें ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और फिर जिसकी मात्रा अधिक रहेगी उसके अनुसार वो शमन करने वाला रहेगा। तो उसके हिसाब से मात्रा डिसाइड करें। अगर सम मात्रा में लिया जाए एक एक चम्मच दोनों इस प्रकार से तो भी मध ज्यादा गुरु होगा। और फिर हम उसको समझेंगे कि ये मात्रा गुरु है इस प्रकार से। तो घृत का मधु का ही प्रमाण उसमें ज्यादा है ऐसा समझ पाएंगे। और वैसे भी मध एक योगवाही एक्शन वाला है, तो घृत के जो कार्य है या त्रिफला और घृत के संयोग के जो परिणाम है उसको बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का भी हो। और सरदेश मुख सर कहते थे कि अगर आधा किलो मध और आधा किलो घी इकट्ठा खाएंगे तो विषवत हो, एक चम्मच से तो कुछ होने वाला नहीं है इस प्रकार से। तो वो भी बात ध्यान में रखनी है कि प्रमाण कितना है। और केवल घृता और मधु खा रहे हैं तो एक आपत्ति हो सकती है, उसके साथ दूसरे कुछ द्रव्य है तो इसमें तकलीफ वाली बात नहीं होगी। It's only for Madhu and Gurta. If anything else added, or if Siddha Gurta, then not Gurta. That might be the thing. मधु अजीर्णची लक्षण कोणती आहे? आम विष की लक्षण होते हैं। तो सिर्फ आम नहीं है, विष स्वरूप आम इस प्रकार का हो जाता है। बहुत ही बेचैनी रहती है और जब तक उसका पचन नहीं होता तब तक पेट में भारी गड़बड़ रहती है। गुरुता इस प्रकार की रहती है। मोहन लेले जो मोरेश्वर लेले का पुत्र, उसने मधु का ज्यादा मात्रा में सेवन किया, उसको मध्वजीर्ण हो गया।
उस समय में वो मधुचर्या पर काम कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को केवल मधु के ऊपर रखा, और उसमें सामावस्था देखी नहीं गई। मध कफ की श्रेष्ठ दवा है, लेकिन निराम कफ की अग्नि अच्छा हो तो श्रेष्ठ दवा है। साम कफ में तो लंघन ही होना है, इस प्रकार से। बाद में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया, और लंघन पहले करना और निराम अवस्था आने पर, अग्नि अच्छा होने पर ही मधु देना, इस प्रकार। तो उसको 2 दिन तक वो भुगतना पड़ा, मोहन देने को। वो अजीर्ण, मधु अजीर्ण जो हुआ, उसको 2 दिन तक भुगतना पड़ा। और उसमें उष्ण चिकित्सा भी नहीं कर सकते, शीत चिकित्सा भी नहीं करते हैं। शांति से वो पचन होने तक इंतजार करना पड़ता है। तो ये मध्वजीर्ण नहीं कष्टतमं किंचित, उसके बारे में कहा गया है कि उसके जैसा कष्टतम कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से। सो वातमूत्र पुरीश रहताओं से अवगृह्णाति। तो अगर अवरोध करना है वातमूत्र पुरीश वगैरह का, तो कषाय रस का भली भांति उपयोग हो सकता है। और अतिसार, मूत्रातिसार वगैरह वगैरह, इसमें इसका अच्छा प्रयोग हो सकता है। रसायन चूर्ण भी मात्रा किती आणि त्यात मधु आणि घृत कोणत्या प्रमाणात असावे, उसमें भी ऐसा कह सकते हैं। चूर्णम सर्पित मधुभाग मिश्रण ऐसा बताया गया है, तो सर्पिक मधु इनको मिलाप करके करना है। तो यही विचार रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि हम किसका शमन प्राधान्य से करना चाहते हैं, पित्त का या कफ का। तो पित्त का करना है तो घृत का ज्यादा प्रयोग करो, कफ का करना है तो मधु का प्रयोग ज्यादा करो। हम्म। उल्लेखन करून उपयोग झाला नसता का मधु अजीर्ण पीस, मालूम नहीं। आमाशय में हो तो उसका परिणाम होगा, वो आमाशय से नीचे निकल गया हो तो नहीं होगा। पुंस्तों उपमंती इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी और हो, जनरली इम्पोर्टेंसी, बट अगर ऐसी ही रहेगी तो इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगा। दीर्घकाल इसका सेवन इस प्रकार का होता रहेगा तो इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगा। तो लगातार सेवन से शायद हो सकता है। कर्षयति, स्वकर्षण करता है। ग्लपयति, फिर से ग्लपन, बाकी बहुत चीजों में ग्लपन आ रहा है। पक्षवध दर्शयति, तृषा निर्माण करता है। स्तंभयति, स्तंभन इस प्रकार का करता है। खर विशद रूक्षत्वात् पक्षवद ग्रह अपतानक अर्जित प्रकृति वातविकारां भजने। खर विशद रूक्ष होने के कारण पक्षवद ग्रह अपतानक अर्जित, इस प्रकार से बहुत सारे वातव व्याधियों को निर्माण करता रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ भारत में मध लेने का प्रचलन ज्यादा नहीं है, केवल दवा के अनुपान के रूप में ही मध लेते हैं। विदेशों में खाना खाते समय मध लेना एक होता है, इस प्रकार से होता है। और मध वैसे नित्य सेवनीय इस प्रकार का है, तो देख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं त्याच्यात है। कमी पाहिजे जास्त पाहिजे, थोडा तो अर्धा इसमें एक चीज ऐसी हो सकती है कि टोस्ट बनाते हैं और फिर उसके ऊपर मधु लगाते हैं, या घृत और मिर्च लगाते हैं, उसमें साथ में मधु भी डालते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने भी विदेशों में किया है इस प्रकार से। लेकिन घृत होना जरूरी है, ये सब वृक्ष हो जाता है, थोड़ा पचन में हल्का होता है तो ब्रेड से मुकाबले में।
लेकिन पाचन के हिसाब से मरीच और शहद ये दोनों डालेंगे तो थोड़ा ठीक रहता है, टेस्ट भी अच्छी आती है, ऐसा है। और विदेशों में अच्छा शहद मिलता है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन कोई नहीं रहता, ये सबसे अहम चीज है। और वैसे अगर वर्षा ऋतु है तो फिर ये अच्छा है, या विंटर है तो भी ये अच्छा इस प्रकार का है लेने में, इस प्रकार से। भारत में आहार के रूप में मद का सेवन नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बाद। तो वात विकारों को ये निर्माण करने वाला हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना है। वैसे कषाय रसात्मक द्रव्य ज्यादा प्रयोग में नहीं आते हैं हमारे, मधुर रस ही ज्यादा प्रयोग में आता रहता है, या कटु अम्ल लवण ये रस ज्यादा प्रचलन में आते हैं। इत्येवमेते षड्रसाः पृथक्त्वेन एकत्वेन वा मात्रशः सम्यक् उपयुज्यमानाः उपकाराय भवन्ति अध्यात्मलोकस्य अपकारकराः पुनः अतोऽन्यथा भवन्ति उपयुज्यमानाः। अध्यात्म लोक बताए गए तो ये षड्रस अलग अलग एकत्वेन व मात्रशः सम्यक उपयुज्यमानाः, कि उनकी मात्रा के अनुसार दूध में मध ले सकते हैं, लेकिन दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मध पाणी जेवणात ठेवल्यासाठी सांगितले आहे, त्यात किती प्रमाणात योग्य, ते किती प्रमाणात योग्य असेल। स्थूलानांत मधुदकम इस प्रकार का है, तो स्थूल व्यक्ति के लिए अच्छा है, उसमें जितना पानी पीना है वो मध के साथ लेना है। सिर्फ इतना ही है कि मध का अजीर्ण न हो जाए, ये ध्यान में रखें। ABS ची प्रॉडक्ट लिस्ट बघताना एक योग आढळला, त्यात त्रिफला हे विश्वासोबत गुळासहित लेह असं कॉम्बिनेशन आहे, त्याचे नाव अभयामृत रसायन असे आहे। ह्याचा विचार त्रिफलाप्रमाणे करता येईल का? त्रिफला विश्व गुड़, ओके, अभयामृत रसायन, ठीक है। इसका त्रिफला रसायन के रूप में कर सकते हैं, और थोड़ा ये अनुलोमन भी रहेगा, गुड़ के साथ है त्रिफला, और थोड़ा विश्व भी उसमें डाला है, तो जैसे गंधर्व की उसमें एरेंडस स्नेह के साथ शुंठी डाली है और मूल द्रव्य अभया है, उसी प्रकार से होगा। तो अभयामृत रसायन, ठीक है, उसको प्रयोग में ला सकते हैं त्रिभाजा प्रमाणे। हाँ, हो सकता है। हाँ हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करेगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। यस, इट इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ओनली। ओके, सो ये प्रचलन में है ही, तो हाँ, अभयामृत रसायन, हाँ, त्याच्या फलश्रुतीत हस्तमैथून प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशन असे सांगितलेले आहे। ओके, तो लिखा है और ये प्रचलन में भी है केरला में, तो ठीक है। हाँ, इसका जरूर प्रयोग कर सकते हैं, और आपात काल में देना उचित इस प्रकार का रहेगा। वैसे त्रिफला और यष्टि मधु घनसार, ऐसा एक वैद्य ने लेख लिखा था इसके बारे में, वो मैं इस्तेमाल में लाता हूँ। त्रिफला घनवटी, इस प्रकार वरा घनवटी, लेकिन उसमें प्रक्षेप में यष्टि मधु चूर्ण डाला है, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और उसका भी फायदा हस्तमैथुन में इस प्रकार के होता है।
त्रिभाषा इस त्रिफला भावित जायफल, दैट इज त्रिभाषा। ये मैंने ही कॉम्बिनेशन बनाया था और शायद सुना होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन जायफल स्तंभक है और त्रिफला भी इस प्रकार के स्तंभक है और ग्राही और विरेचन करने वाला ऐसा है। तो दोनों को इस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन भी न हो और लूज मोशंस भी न हो, इस तरीके से और स्तंभक दोनों ही है। तो इस दृष्टि से मैंने बनाया था, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है। तो पृथक्त्वेन एकत्वेन व मात्रशः सम्यक उपयुज्यमानाः। हस्तमैथुन के जब आदत होती है उसी में इस्तेमाल करना। और इसमें डिप्रेशन वगैरह ऐसे आत्महत्या की प्रवृत्ति यहाँ तक लोग पहुंचते हैं। इस प्रकार का शुक्रक्षय होने का एक बार हो गया तो ये काफी गहरे असर उसके होते हैं। राजयक्ष्मा जैसे भी लक्षण दिखते हैं, तो इसमें उसको उपदेश करके फिर ये हाँ प्रयोग इसका करना ये जरूरी इस प्रकार का है। तो अध्यात्म लोक ये जो बताया गया है, ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह बताया है। अध्यात्म लोक ये शब्द मैंने पहली बार सुना। रिपीट कंटेंट ऑफ त्रिभाषा, it is triphala bhavit jaifal, so jaifal powder to be taken and bhavana of triphala to be given, that's all. So it is not very difficult to prepare and to use. तो ये मन अहंकार बुद्धि वगैरह ये सब अध्यात्म और द्रव्य गुण संग्रह इस प्रकार का बताया गया है। और अध्यात्म लोक क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मालूम नहीं। अध्यात्म लोक से सर्व प्राणी जनस्य तो इन्होंने बिल्कुल सीधा अर्थ कर दिया है उसका कि सभी प्राणी मात्रों के लिए इस प्रकार से। तो जो सजीव है उन सभी के लिए इस प्रकार के अपकारकराः पुनरतोन्यथा भवन्ति उपयुज्यमानाः। और उसके अलग अपकारकर अगर जो भली भांति उसका प्रयोग नहीं हो तो ये अपकार करने वाले हैं। तान विद्वान उपकारार्थमेव मात्रा सम्यक उपयोगे, तो केवल उपयोग उपकार के लिए ही सम्यक योग से मात्रा उसका प्रयोग करना है। मैं सर्वे स्टडी करना चाहता था इसके बारे में कि कौन से रस का कितनी मात्रा में प्रयोग होता रहता है। तो एक फैमिली बेस करके अगर 4 लोग हैं अभी के जमाने में, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 ये लोग होते हैं, पति पत्नी लड़का लड़की एक हो और चाहे माता पिता हो तो भी 5 हो जाते हैं। लड़का लड़की दोनों है, एक ही माता और पिता इस प्रकार के तो भी 5 ही हो जाते हैं इस प्रकार से। और फिर पूरे महीने का जो सामान है अनाज आता है, कितना गेहूं आता है, कितना कितना चावल आता है, कितनी दाल आती है वगैरह वगैरह, ये आइदर एक महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं वो ग्रोसरी के आइटम जब मंगाए जाते हैं उसके आधार पर, या फिर एक बरस के लिए 100 किलो का चावल 100 किलो तो इस प्रकार के अगर है तो मंथली वो कितना होगा ये डिसाइड कर सकेंगे। उसको 4 से डिवाइड करेंगे। फिर इसमें तीखा या मिर्च कितनी आती है और वो किस प्रकार की होती है, बैडगी होती है या रेगुलर बहुत तीखी इस प्रकार की मिर्च होती है, ये भी एक बार देखना है। टमाटर का इस्तेमाल हफ्ते में कितने बार होता है। एक मैंने परिवार देखे हैं कि 4 किलो टमाटर हर हफ्ते लगते हैं, इतनी मात्रा में टमाटर खाते रहते हैं इस प्रकार से। पृथक्त्वेन एकत्वेन वा दोन्ही शब्दाच्या अर्थात काय फरक है। तो अकेला ही खाए ये एकत्वेन है,
और पृथक्त्वेन खाए, उसके साथ दोनों सब अलग अलग रखे और अलग अलग खाए, लेकिन उसके साथ बाकी भी द्रव्य होंगे, रस होंगे, इस प्रकार। तो एकत्वेन वो ही एक ही चीज खाए, बाकी कुछ नहीं खाना, और तीन चार रस ले रहे हैं, लेकिन ये अलग वो अलग वो अलग इस प्रकार के करेंगे, तो वो पृथक्त्वेन इस प्रकार का होगा। तो इसके आधार पर एक महीने में कितनी मात्रा जाती है ये देखना, फिर एक हफ्ते के लिए कितनी होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर डिवाइडेड बाय जितने भी मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, वो डिवाइड करें, नमक कितना लगता है ये भी डिसाइड करें इस प्रकार से। तो शायद ये बात हो सकती है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें भी एक अलग अलग तरीका होता है। अगर मिर्च का इस्तेमाल होता है तो ये उसको कटिंग कैसे करते हैं। अगर जो राउंड शेप है उसमें कट करते हैं, उसमें छोटे टुकड़े बनाते हैं, बड़े टुकड़े बनाते हैं, ये भी एक अलग अलग चीज होती है। अगर लॉन्जिट्यूडनल इस प्रकार का सेक्शन होता है तो उसका पूरा रस उसमें उतर आता है, क्योंकि वो पूरी खुल जाती है इस प्रकार से। एकत्वेन सर्वग्रह मात्रा, पृथक्त्वेन परिग्रह मात्रा। एकीकृत समुदाय मात्रशः इत्यर्थः। तो आगे इसमें विमान स्थान में इसके बारे में सर्वग्रह और परिग्रह ये मात्रा बताई गई है, उसी का अनुवाद यहाँ पे लिया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा वो भी अर्थ हो सकता है, ये ध्यान में रखें। सेम है सर्वग्रह परिग्रह मात्रा वही है ऐसा नहीं बता सकेंगे, अलग भी हो सकता है इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि मिर्च का प्रमाण कितना है, ये एक अलग हुआ, और उसमें टुकड़े किस प्रकार से किए गए हैं, कि छोटे टुकड़े किए हैं, बड़े टुकड़े किए हैं, लॉन्जिट्यूडिनल हुए हैं या वर्टिकल हुए हैं, या क्या बोलते हैं, हाँ दूसरा कुठला असतो तो आडवा, हाँ ट्रांसफर, हाँ इस प्रकार के टुकड़े किए गए हैं, तो उसके आधार पर उसका रस कितना उसमें उतरेगा ये निर्भर रहेगा। ये मैंने एक छात्र के घर पे अनुभव किया, और तो फिर मेरे ध्यान में आया कि अरे बाप रे, ये भी चीज हो सकती है कि टुकड़े किस प्रकार से करते हैं। आहार रस प्रधान असे असल्यामुळे एकंदरीत अन्नाच्या अर्थाने हा श्लोक आहे का, रसाच्या बाबतीत वर्णन करताना एकदम आत्मलोक असा का म्हणतोय, असं का म्हटलं। तो अध्यात्म क्यों कहा ये हॉरिजॉन्टली, ये थोड़ा सा सवाल इसमें है, अध्यात्मलोकस्य इति। और ये मानव जाति में ही प्रचलन है, बाकी पशु पक्षी वगैरह जो है वो जो नेचुरल है वही खाते रहते, उनमें इस प्रकार का बहुरसाभ्यास सर्वरसाभ्यास इस प्रकार की चीज नहीं है, मानव में ही है। और मुझे आश्चर्य रहा कि बेयर ग्रिल्स वो अपने साथ में नमक नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता, जो भी मिल जाता है वो ऐसा ही खा जाता है, ज्यादा से ज्यादा पका के खा जाता है, बाकी कुछ नहीं है, कच्चा भी खाता है पका के भी खाता है। लेकिन उसके लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है कि साथ में थोड़ा नमक लेके जाए और उसमें नमक डाल के खाए, कुछ भी नहीं करता इस प्रकार से। शुड नॉट ईट टोमेटोज, नॉट इन दिस मच क्वांटिटी। टमाटर अम्ल रस प्रधान इस प्रकार का है, और वो अम्ल पित्त मूत्राशमनी का कारण नोन है इस प्रकार से। और बहुत सारे मरीजों में जो किडनी स्टोन्स इस प्रकार के होते हैं, रीनल कैलकुलस, उनमें टमाटर एक अहम कारण पाया जाता है। टमाटर, अंडा और स्पिनच, पालक, ये तीन हेतु पाए जाते हैं।
हाँ ठीक आहे ना, असू दे. आता टोमॅटो हाच मुळामध्ये विदेशी पदार्थ आहे, क्षार प्रधान. तो टोमैटो विदेशी है, भारतीय नहीं है, लेकिन अभी उसने टैमरिंड को रिप्लेस कर दिया. साउथ में सभी जगह चिंच का प्रयोग था, टैमरिंड का प्रयोग था, वो सभी जगह अभी टमाटर आ गया रसम में. और इमली जो है वो इतनी मात्रा में इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, एक छोटा सा टुकड़ा इमली का डाला जाता है, लेकिन टमाटर काफी मात्रा में जाता है. ये एक थोड़ा सा उसका अंतर है. रस में ज्यादा प्रीति होगी तो अध्यात्म प्राप्ति में दिक्कत. मुश्किल है बताना. ये अगर सम्यक उपयुज्यमान है तो उपकार करते हैं अध्यात्म के लिए, इस प्रकार से तो शायद कह सकते हैं. और इसमें केवल शरीर के बारे में विचार नहीं करना है, मन बुद्धि अहंकार वगैरह बाकी चीजों में भी विचार करना है. ये शायद एक बात हो सकती है. तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ वृत्त में अगर इस प्रकार के सर्वे किए जाए, या टैमरिंड इज बेटर देन टोमेटोस, और जो कोकम है, कोकम में प्रचलन में है, वो भी बेहतर चॉइस है. अगर वो उस देश में निर्माण होता है तो वो अच्छा है. एकच पेशंट बघितले जिला औषधाची पण अलर्जी होती. तेही तिला नाही आम्हाला त्यालाही करायचं. तो टमाटर का इतना इस्तेमाल होना ही नहीं है. ज्यादा से ज्यादा आधा किलो टोमेटो एक परिवार के लिए, एक हफ्ते के लिए ठीक है, इसके ज्यादा नहीं लेना है. प्राण्यांना लवण रस कशातून मिळत असेल मालूम नहीं. और आवश्यकता होती है नहीं होती है ये भी एक अलग चीज है. टोमॅटो कापून ठेवला तर तो लवकर सडतो असा अनुभव येतो, तो अल्पजीवी आहे, तो शरीराचे धारण करू शकणार नाही असा अनुमान करता येतो. ये भी काफी मुश्किल है. वैसे ये सब्जी जो पत्ता सब्जी है वो भी ज्यादा टिकती नहीं है, और इसीलिए अल्पायु होने के वजह से उसका सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं. लेकिन किसी भी चीज का अतिरेक अगर हो जाए, हुक्मग्राही है. यस, फ्रूट्स हैव सॉल्ट्स इन देम. तो मेरे ख्याल में इस प्रकार का अगर सर्वे हो जाए कि एक परिवार के लिए कितना दाल, कितनी दाल, कितना चावल, कितना गेहूं वगैरह वगैरह. असं एक मी वाचलेलं आहे की उडदाची जेव्हा हे होते ना, त्याच्यामध्ये हे बऱ्यापैकी आहे की लवण युक्त होतं ते. आणि कुठल्याही होतं राग झाले की लवण येतच. जब भी हम किसी की मच्छी बनाते हैं या रक्षा बनाते हैं तो उसमें लवण आ जाता है. हाँ तो इसके आधार पर थोड़ा पता चलेगा कि किस रस का प्रचलन उसमें ज्यादा है. तो इस वस्तुवृत्त के लिए अच्छे सब्जेक्ट्स होंगे. और ये विभिन्न देशों में, महाराष्ट्र में क्या है, केरल में क्या है, कर्नाटक में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, इस प्रकार से अगर सर्वे होंगे तो उसके बारे में थोड़ा पता लगे कि कहाँ पे किस रस का सेवन ज्यादा मात्रा में इस प्रकार का हो रहा है, और उसके तरीके को भी समझ ले. ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है. सैलड्स के रूप में कच्चा ही खा रहे हैं या फिर कुछ पका के इस प्रकार के खा रहे हैं, ये भी एक बार देखना चाहिए. टमाटर के बारे में ये और थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा. अध्यात्मलोक म्हणजे आधी आत्मा असं घेता येईल. जसं रोगाधिकरणात आले आहे आध्यात्मिक आदि भौतिक वगैरह. लेकिन ये आत्मा अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह आया है सूत्रसन 8वें अध्याय में. तो वो अध्यात्म लोग पकड़ कर अगर चलते हैं तो बेहतर है इस प्रकार से.
तो योग्य मात्रा में ही किसी भी भाव का सेवन होना चाहिए, ये सबसे अहम है। ये एक संतुलन है। षड रसात्मक आहार होना है, 6 रस किसी दोष को निर्माण करने वाले, किसी दोष का शमन करने वाले इस प्रकार के हैं। फिर उसमें संयोग है, फिर उसमें संस्कार है, और इन सभी का परिणाम स्वास्थ्यानुवृत्ति करने वाला होना चाहिए। वो ज्यादातर परंपराओं में ये बात हो जाती है कि जिस प्रकार की परंपरा है, दाल बनाने की परंपरा है, सब्जी बनाने की परंपरा है वगैरह वगैरह, उसमें 6 रसों का मेलन होते हुए भी ये परिणामतः स्वास्थ्यानुवृत्ति करने वाला इस प्रकार का होता है। तो एक अहम चीज रहेगी, इस प्रकार से जो परंपरा से हम दूर नहीं जाएंगे या परंपरा को फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। अभी ये काफी मुश्किल हो गया है, हम परंपराओं से काफी दूर चले गए हैं, और ऐसी स्थिति रहेगी तो लोगों को परंपरा मालूम ही नहीं होगी, परंपरा क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो फिर से परंपरा एस्टेब्लिश करना जरूरी है। और मेरा एक कहना है, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड फैल गया है, उसी तरीके से पारंपरिक जो पदार्थ है वो अगर हम बाजार में लाएंगे, लड्डू है, अनरसा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो वो बेहतर चॉइस हो। अभी प्रश्न ये है कि वो टिकते कितने हैं वगैरह वगैरह, ये है। अगर हम भली भांति उसको बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ये भी एक अलग चीज है। लेकिन अभी लोग ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, चाहे कितने भी महंगे हो, एक क्लास अलग है ड्राई फ्रूट्स खरीदने वाला, चाहे अखरोट हो, चाहे मम्मी बादाम हो, या अंजीर वगैरह इस प्रकार के हो। तो लोग मानते हैं कि नहीं, इसमें पौष्टिकता बहुत ज्यादा है और इसलिए इनका सेवन करना जरूरी है। तो उसी प्रकार से अगर लड्डू हो या और कुछ इस प्रकार की चीजें हो, खासकर अभी जो विल कम इन फर्मेंटेड फूड, नहीं बता सकते फर्मेंटेड फूड में आएगा इस प्रकार से, लेकिन घी में तैयार होना चाहिए, अच्छे घी में तैयार होना है, और ज्यादा टिकेगा नहीं, ये सबसे आम चीज है उसके बारे में। अम्लवेतस अलग द्रव्य है, उसका कोई संबंध नहीं है इसमें। अनरसा है, अनरसा ही है, ये चावल का, हाँ, आटा और गुड़ वगैरह के साथ बनता है, खसखस पण होती तो है। अम्लच आहे. अम्ल मधुर है, मधुर रस प्रधान है। हाँ, फर्मेंटेशन बऱ्यापैकी आहे. हम्म। तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से पदार्थ अगर उपलब्ध हो जाए, ये जो स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक, ये जो मैं बात कर रहा था, उसमें स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये अभी मैकडॉनल्ड और ये सब अपना अपने माल बेच रहे हैं, उसमें बेहतर है कि हम भारतीय पदार्थ इंट्रोड्यूस करें। और ये बहुत मात्रा में दिए गए हैं ग्रंथों में, परंपराओं में है, उसको पुनरुज्जीवित करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और हमारे ग्रंथों में अगर उसके बारे में वर्णन है, उसके गुणधर्मों के बारे में वर्णन है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। जैसे कि मैं रसाला की बात करता रहता हूँ कि रसाला के गुणधर्म दिए गए हैं वहां प्रकाश के, तो उसी प्रकार से इनके बारे में कुंडली है जो तिले की कही जाती है इस प्रकार से, या फिर इडली है, बाकी सभी चीजों के बारे में गुणधर्म बताए गए हैं इस प्रकार से। तो जिनके बारे में गुणकर्म बताए गए हैं, तो ये करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस पेशेंट टू अवॉइड ग्रीन वेजिटेबल्स इन आई डिसऑर्डर्स फॉर किड्स। ये मुश्किल होता है। और सर्वम चाकम अचक्षुष्यम, ये रेफरेंस कहाँ से है मुझे भी पता नहीं है। शाकावरान्न भूयिष्ठम अत्युष्ण लवणम तजेते, वाग्भट का सूत्र है। तो शाक भूयिष्ठ नहीं होना है, और विशेषतः पत्र शाक भूयिष्ठ नहीं होना है। ये जो फल शाक है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार इस प्रकार से पत्र शाक का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, उसका भूयिष्ठत्व नहीं होना। और उसमें भी अगर मेथी का प्रयोग करते हैं तो पत्र शाक होने के बावजूद भी वो कृमि वगैरह को बढ़ावा देने वाली, इसमें एक अहम चीज है कि वो कृमि को बढ़ावा इस प्रकार का
देती है। तो ये लोगों को स्प्राउट न खाइए ये भी पसंद नहीं आता, क्योंकि जो बचपन से लेकर वो सीखते आए हैं उसके वो बिल्कुल विपरीत इस प्रकार के हैं। इन हिंदी टीका अध्यात्मलोकचा अर्थ संस्कार संसार के लिए सभी प्राणियों के लिए हितकारी ऐसे दिया है। तो यही यहाँ पे सर्व प्राणी जनस्य इस प्रकार का जो बताया गया है उसका भी वही अर्थ इस प्रकार का रहेगा। तो लेकिन हर प्राणी की एक विशेषता है, हर पंछी की एक विशेषता इस प्रकार की है, वो किस प्रकार का अन्न खाते रहते हैं उनमें परिवर्तन इस प्रकार का आया नहीं है। अभी चींटियां भी अभी की जो शक्कर है उसको लगती नहीं है, वो समझ गए ये पॉइजन है, विषय है, और वो ये हमारी अभी की जो शक्कर है वो खाते नहीं है, चींटियां नहीं खाती है। भूयिष्ठत्व में जो उसका ज्यादा होना इस प्रकार। तो भूयिष्ठत्व की बात मैंने किस कार्य में की थी? हाँ, शाकावरांध भूयिष्ठ मत्युष्ण लवणम, शाकावरांध भूयिष्ठ इस प्रकार का नहीं होना है, ये वाग्भट का कहना है। ये सर्वम शाकम अचक्षुष्यम, ये कहाँ से आया है मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और हितभुक मितभुक अशाकभुक ये जो है ये तो ऐसे ही एक कथा में गुजर दिया है इस प्रकार। भोजनांते च किम पेयम तक्रम, ये भी एक एक्चुअली एक समस्या पूर्ति है कि तक्रम चक्र से दुर्लभ में समस्या पूर्ति के लिए श्लोक दे दिया गया, और उसका अर्थ तक्र इंद्र के लिए दुर्लभ है। ये क्या चीज है, इंद्र के लिए तक्र क्यों दुर्लभ होगा? तो पहली पूछने वाले ने ऐसे ही लिख दिया। तो हर शब्द को लेकर एक बनाया गया कि भोजनांते च किम पेयम तक्र, इस प्रकार से जयंत कस्य वै सीता शक्रस्य, और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम दुर्लभम इस प्रकार से। तो ये पहेली के बारे में कथा कहा गया है, लेकिन तक्रम भोजनांते च किम पेयम ये रूढ़ हो गया कि भोजनांत तक्र लेना चाहिए इस प्रकार से। ग्रंथों में नहीं है, ग्रंथों में बताया गया है कि मध्यम लवणोत्कटम, अम्ल लवणोत्कट जो है वो भोजन के बीच में लेना चाहिए। In Jainism, Shaka roots have been told to be avoided completely or something like that. ये भी एक थोड़ा अजीब है कि ट्यूबर्स जो है उसका पूरी तरीके से निषेध जैनिज्म में है, और ये पत्रशाक के बारे में निषेध इस प्रकार का है। लेकिन मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ कि जो कल्याणकारक ग्रंथ है वो पढ़ो, उसके बारे में इसके बारे में उसमें कुछ अगर वर्णन है तो फिर बता देना इस प्रकार से। तो वो पढ़ने के बाद कोई यहाँ पे एक्सप्रेस करे कि इनके बारे में अगर कुछ कार्यकारण मीमांसा दी गई हो तो अच्छा रहेगा। शाकमध्ये पालेभाज्या व फळभाज्या दोन्हींचा समावेश होतो का? मग फक्त कडधान्य भूयिष्ठ आहार घ्यावा असा अर्थ होईल का? शाकावरांध भूयिष्ठ जो है वो शाक ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मुख्य अन्न ज्यादा लेना चाहिए, उस हिसाब से शाकावरांध भूयिष्ठ कहा। मोये कहा करते थे कि एक ही रोटी और बहुत सारी सब्जी खाना और दो रोटी और कम सब्जी खाना, इसमें क्या श्रेष्ठ है? तो दो रोटी और कम सब्जी खाना ये श्रेष्ठ। शाक बाकी ये जो राग शाड़व वगैरह वगैरह जो है ये सब व्यंजन है, ये मुख्य अन्न नहीं हो सकता। तो मुख्य अन्न जो है वो रोटी या चावल इस प्रकार का मुख्य अन्न है, या ज्यादा से ज्यादा दाल इस प्रकार से ले सकते हैं, तो वो ज्यादा होना चाहिए। और व्यंजन जो है जिसमें बाकी रस जाते हैं वो कम होना चाहिए। मधुर प्रायम षड्रसम मधुर प्रायम, षड्रस वाला होने वाला चाहिए लेकिन मधुर प्राय होना चाहिए। और ये मधुर प्राय होने के लिए रोटी या ज्वार या चावल ये ज्यादा खाना चाहिए और सब्जी कम खानी चाहिए, या व्यंजन जो बाकी चटनी कोशिम्बीर ये सब जो है सैलड वगैरह
ये सब कम खाने चाहिए, ऐसा है। सो केरल में मेनी टाइप्स ऑफ चटनी, ये ऐसा है कि ज्यादा इवन पिकल, ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रचलन है। अचार भंडार रहते हैं और लोग रोटी के साथ सिर्फ अचार ही खाते हैं, और ये काफी स्पाइसी होता है, काफी नमकीन उसमें होता है और नमक होता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस सभी के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो शाकावरांध भूयिष्ठ अवरांध भूयिष्ठ नहीं होना है, शाक भूयिष्ठ नहीं होना है, इसका मतलब ये नहीं कि पत्र शाक और फल शाक दोनों त्याग, लेकिन अगर लेना है तो योग्य उचित मात्रा में लेना है। और उसमें भी पत्र शाक का प्रमाण कम होना है, फल शाक ज्यादा थोड़ा ले सकते हैं, ऐसा है। त्याच्यामध्ये असं आहे ना सर की लोक भाज्या नुसत्या जास्त खातात हल्ली, ते चुकीचं आहे असं त्यांचं म्हणणं असतं. वही वही मैंने बताया ना कि ये रोटी या चावल ज्यादा खाना है और ये कम खाना है। तिलपिंड्या का विकृति शाकम विरूढ़कम चांडा के पटकम दुग्नम दोषलम लपनम गुड़। लेकिन ये शुष्क शाक के बारे में है, ये कसूरी मेथी वगैरह जो आते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर भी जिन प्रदेशों में ये उगता ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश या अन्य कहीं विंटर सीजन में अगर शाक कोई आता ही नहीं तो उसके बारे में क्या करें, ये एक अलग चीज इस प्रकार की होगी। तो ये शुष्क शाक, हाँ, वो कसूरी मेथी जैसा इस्तेमाल में लाना है नहीं लाना है, तो ये द्रुग्न इस प्रकार का बताया गया है, दुष्टनाशक बताया गया है। लेकिन ये कम इस्तेमाल में आता है, ये बहुत रेयरली उसका प्रयोग होता है। अभी एक फ्रीज ड्राइड मेथड है, उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि डीप फ्रीज करते हैं इन चीजों को, उसमें से पानी का अंश पूरा निकाल लेते हैं और डीप फ्रीज कर देते हैं, और फिर उसका एक अलग पैकिंग का तरीका है, और उसकी शेल्फ लाइफ बाहर भी 2 बरस तक रहती है, फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं। एक बार आप फ्रीज ड्राई कर दिया, फिर पैकेट को पानी में डाले, उबाले, और वो फिर से जैसे पहली टेस्ट थी उस प्रकार की हो जाती है। अब ये जैविक न्यूट्रास्यूटिकल आयुर्सिटिकल ये कंपनी, उन्होंने इस प्रकार के अपामार्ग तंडुल की खीर इस प्रकार से बनाई है, और उनका कहना है उसकी टेस्ट बिल्कुल जो खीर बनाते समय आती है वैसी ही टेस्ट आती है। उसमें पानी डालकर खीर बनाते हैं बाद में। हरभऱ्याची कोवळी भाजी सुकवून वापरतात, ये है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये एक सीजनल है, और जहाँ पे इस प्रकार की सब्जी उपलब्ध होगी वहीं पे उसका प्रयोग होगा, तो इतनी ज्यादा मात्रा में प्रचलन में नहीं है। हमारे जो जवान ऊपर काम करते हैं उनके लिए क्या बनाए, एक अहम चीज है। जहां प्रिजर्व फूड के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, तो उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे। मसाले असेच तयार करतात, तो इन सभी प्रकारों में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन डायबिटिक पेशेंट एलोपैथ डॉक्टर सजेस्ट देम टू ईट लेस चपाती, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। एंड राइस मोर वेजिटेबल्स, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वेजिटेबल ज्यादा नहीं लेने हैं, और ये शायद कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करने के लिए इस प्रकार से सलाह दे रहे हैं। ये स्मूदी जो चल रहा है, प्रचलन में आ रहा है, ये भी उसी तरीका का नतीजा है। प्रमोद त्रिपाठी जिसको प्रमोट करते रहते हैं इस प्रकार से। अपामार्ग तंडुलसाठी स्पेसिफिकली टेंडर निघते डिफेन्स कडून है, क्योंकि ये एक सुधा शांति करने वाला है, तो शायद
डिफेंस डिपार्टमेंट में, ओके। तो इसलिए अच्छा है, तो ठीक है, अगर इस प्रकार से होता है तो ठीक है। Yesterday read about one totally AI controlled plant of rice. They have claimed that they are providing Juna Tandoor by some steaming or other technique. AI controlled plant. What is AI? AI का मतलब नहीं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अजीब है। हम इसमें झमेले में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस प्रकार से अननेचुरलिटी से हम अगर दूर हो जाएंगे तो तकलीफ वाली बात होगी। एनीवे, आज दोपहर में योग सूत्र का लेक्चर होगा, लेकिन कल नहीं होगा, और परसों योग सूत्र, ये सहस्त्र योग के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं किल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् मध्याह्नसमये सार्धत्रिवादनावसरे योगसूत्रार्थम् एवं शुक्रवासरे सहस्रयोगार्थं पुनरपि मिलिष्यामः।